बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। धरती रंग में खुश आमदीद। मैं हूं मुज़म्मिल हसन बार। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। हम अपने मुल्क की 77 साल तारीख से तो वाकिफ हैं, लेकिन इसके पीछे मौजूद हजारों साल तारीख को तकरीबन फरामोश कर चुके हैं। हमारी हजारों साल तारीख क्या है, आज इसी पे हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम वेलकम करेंगे डॉक्टर वाजिद अली साहब, जो कि PhD हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और आर्कियोलॉजी में उन्होंने डिग्री की है, और उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी में उन्होंने PhD की है। तो सबसे पहले तो खुश आमदीद जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क की 77 साल तारीख हमारा हर बच्चा जानता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस खित्ते की तारीख बहुत पुरानी है, जो कि हजारों साल पर मुहित है। तो थोड़ा सा बताएंगे कि बेसिक शुरुआत जो है थोड़ी सी इस खित्ते की तारीख के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज। ऐसा है जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जी आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और आपकी सारी टीम का। दूसरी बात यह है कि आपका सवाल ये था कि हजारों साल पुरानी तारीख, असल में सच पूछे तो हजारों से भी पीछे जाती है, लाखों साल पुरानी तारीख है। और जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं, और जब हम पूरी रिसर्च की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमें तारीख मिलती है यहाँ पे, वो हमें स्टोन एज के ज़माने से मिलती है। बिल्कुल। और स्टोन एज से चलती हुई और उसकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं, जो बात करते हैं स्पेसिफिकली हम पंजाब की भी, तो पंजाब के अंदर हमें स्टोन एज की बहुत सी साइट्स मिलती हैं। स्टार्ट जहाँ से होता है वो 2.5 मिलियन BP के ऊपर जाके स्टार्ट होता है जहाँ से। अच्छा जी। और ये ऐसा जमाना था जिसके अंदर इंसान पत्थर के जमाने के अंदर जी रहा था, गारों के अंदर रहता था, और साथ साथ ये कह लें कि वो टूल्स बनाया करता था पत्थर से बना के। वो टूल्स भी हमें यहाँ पे बहुत से मिले। और वो एरिया था स्वां वैली, जो रावलपिंडी के साथ जितनी जो उसकी वैली कनेक्टेड है, उसके अंदर से हमें बिल्कुल। जो इवन हता के जो सॉल्ट रेंज आता है, पठवार रीजन जो हमारा आजकल है, उसके साथ, और साथ में उसके सॉल्ट रेंज जो है वो भी कनेक्टेड है उसके अंदर। वहाँ पे हमें बहुत से ऐसे जो स्टोन टूल्स हैं वो मिले। उसके ना सिर्फ स्टोन टूल्स थे, बल्कि बहुत सी ऐसी केव्स थी वो भी हमें मिली, जिससे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे पुरानी आबादकारियां जो हैं वहाँ पे हमें मिलती नजर आती हैं, जो मतलब उस दौर के ज़माने की हैं, जो अंदर जहाँ पे लोग कायम होते थे गारों के अंदर, जहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें मिलती नजर आती हैं। ये एक ज़माना है जिसको हम आम जो हमारी टेक्निकल ज़बान के अंदर जो कहते हैं पैलेथिक, बिल्कुल उसके अंदर हमें मिलता है। उसके साथ साथ फिर हम जब बात करते हैं तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता तहजीब की तरफ आता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर सोसाइटीज की तरफ आया जी। और वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये कह लें कि एक उसकी इम्प्रूवमेंट आती है, इंसान एक तहजीब की तरफ जाना स्टार्ट होता है। ये कहा जाए कि इंसान शुरू से ही तहजीब याफ्ता रहा है, तो ऐसा ये बिल्कुल लेकिन एक प्रोसेस होता है। हम बड़े होते हैं, फिर छोटे होते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं, फेजेस आते हैं, डिफरेंट फेजेस आते हैं। अब ये कहा जाए कि हम नहीं बिल्कुल एक साथ ही हम बड़े हो गए और सारा कुछ हम मैच्योर हो गया, ऐसा नहीं है। सो ये चीज सेम चीज हमारी सिविलाइजेशन के साथ भी है और हमारे कल्चर के साथ भी है, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद फिर हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम पीरियड्स देखते हैं, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हमें यहाँ पे साइट मिलती है जिसको हम इंडस की साइट कहते हैं। और हड़प्पा उसमें एक बहुत बड़ा मेन सेंटर है। और आपको एक इंटरेस्टिंग ये चीज बताऊं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसको हम मेलुहटन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन ज्यादा उसको प्रोमिनेंट उसको कह के पुकारा जाता है। और हिंदुस्तानी, लेकिन हमें तो जो जानने को मिला, हमें वैदिक जो सिविलाइजेशन है उस या वैदिक कल्चर जो है वो ज्यादा सुना हमने, बजाय इसके कि हड़प्पा को सिर्फ एक मखसूस इस हिस्से के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। मुझे सब बात यह है कि जो वैदिक कल्चर है वो 1500 BCE के लगभग स्टार्ट होता है। उससे पहले जो है वो एक
दरिया सिंध की तहजीब जो है, जिसको इंडस जिसको हम जुबान उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह के पुकारते हैं असल में, क्योंकि ये जितनी सेटलमेंट्स हैं जो दरिया सिंध की तहजीब की जो सेटलमेंट्स हैं, जिसको इंडस सिविलाइजेशन हम लोग बोलते हैं आम टर्म के अंदर, उसमें से एक मेन सेंटर उसका हड़प्पा रहा है जो इस वक्त साहिवाल के अंदर लोकेटेड है। उसके साथ साथ एक आपको सेंटर मिलता है जिसको हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, वो भी एक मेन हब रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे अब बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो सिंध के अंदर अभी रिसेंटली एक्सकवेट हुई, जिसमें चहंजोदड़ो है, लसनजोदड़ो है। फिर उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हमें बहुत सी मिलती हैं, जिसमें कालीबंगन, राखीगढ़ी, धोलावीरा, ये बहुत सी इसकी साइट्स हैं जो मतलब क्योंकि इंडस उस टाइम के अंदर, और ये भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंडस उस टाइम के अंदर ये 2/3 बड़ी सिविलाइजेशन रही है एरिया के हिसाब से। कंपेयर करें अगर हम इसको मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, तो ये 2/3 बड़ी सिविलाइजेशन रही है। ये भी तो कहते हैं ना कि ये एक इंसानी तो तहजीब है जो हमारे इस एरिया में है, ये इंसानी तरक्की की पहली एक वो सोसाइटल ग्रोथ है जो प्रॉपर एक कलेक्टिव सोसाइटल ग्रोथ है। बेशक इसके अंदर कोई शक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो जब आप इनका आर्किटेक्चरल प्लान्स देखते हैं, जो जिस तरीके से आज जिस तरह हम जो पैटर्न रखते हैं अपने घरों का, वो हमें इंडस के अंदर बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हमें वो सारी चीजें मिलती हैं। बल्कि उस वक्त के दौर के अब घर जो हमें साइट्स पे मिले हैं, देखते हैं आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं, तो वो इतने वेल मैनर्ड है, वेल बिल्ट हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। खाली अगर हम घरों की बात करें तो वो तो नो डाउट एक क्लासिकल एक आर्किटेक्चर है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इनका जो बीड्स मेकिंग होती थी, और उसके अलावा जिस तरीके से इनका ड्रेनेज का सिस्टम था, जो हमें दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छा और मतलब जो भी कह लें कि पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो सबसे अच्छा, वो हमें इंडस के अंदर मिलता है। ना सिर्फ ये है बल्कि उसके अलावा यहाँ पे हमें बहुत सी ऐसी जो उस टाइम के अंदर ये कह लें कि जो इसकी सील्स हैं, सबसे बड़ी जो इसकी यूनिक चीज़ है जो इंडस की है, इसका स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं होता। अच्छा। डिसाइफर से मुराद ये है कि उसको पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा उस तरीके से नहीं जा सकता कि जैसे आपको जो यूनिफॉर्म राइटिंग जो मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम है वो पढ़ा जाता है, जिस तरह हेरोग्लिफ है जो इजिप्शियन का राइटिंग सिस्टम है वो पढ़ा जाता है, लेकिन हमें इंडस का वैसे नहीं पढ़ने को मिलता, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है। इसके जो वर्ड्स हैं वो ऐसा जैसे लगता है जैसे बायलिंगुअल स्क्रिप्ट है। बाज़ औक़ात ये ऐसा लगता है कि ये यूनिलिंगुअल है, बाज़ ऐसे लगता है कि ये बायलिंगुअल है। तो इस वजह से इसको पढ़ना, एक एक्सपर्ट हैं इटली के आस्को पोपोला उनका नाम है, वो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम यह है कि अभी तक उनकी कोशिश रही है, उन्होंने काफी इसके ऊपर लिखा भी, लेकिन ये पढ़ा नहीं अभी तक जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन साइट्स की क्या अहमियत है कि दुनिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो जानने के लिए ये कितनी जो है वो हेल्प कर सकती हैं, किस तरह से हेल्प कर सकती हैं ये साइट्स जो है? देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि जो इनको हमें पहले तो इनको प्रमोट करना चाहिए, इनके ऊपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। हमें थोड़ा सा सबसे पहली चीज उसके अंदर ये है कि हमें 712 से पीछे भी जाना चाहिए। हमें अपनी तारीख को थोड़ा सा दोहराने की जरूरत है। मैं यहाँ कथा कलामी करूंगा कि हमारी जो आजकल की यूथ है उनको, जैसे मैंने पहले बात की कि 77 साल हिस्ट्री तो हमें पता है कि पाकिस्तान 1947 में बना और उसके बाद की हिस्ट्री क्या है, लेकिन इस खित्ते की एक अपनी तारीख है, ठीक है, जो जैसे आपने भी फरमाया कि वो लाखों सालों पे मुहित है। तो हमें उसके बारे में जब जानेंगे तो एज ए नेशन एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हमारे अंदर, कोई शक नहीं। अच्छा, उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है मुज़म्मिल साहब कि पहली बात तो यह है कि हमें इसको खुद भी प्रमोट करना चाहिए, थ्रू करिकुलम इसको प्रमोट करना चाहिए, हमें इसको अपने निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। हम दुनिया के ऊपर तो हम बात की बात है, हम पहले अपने सतही लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, जो इंडिजिनस थॉट्स हैं यहाँ पे अगर हम इनको अगर हम कहें कि जी इन अपने लोगों को हम कैसे इसको मुतारिफ करवा सकते हैं, तो हमें इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, हमें इसके ऊपर सेमिनार्स कंडक्ट कराने चाहिए, हमें इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि लोग इसके मतलब पहले जाने, इसकी इंपॉर्टेंस को जाने। क्योंकि आज जब हम उसकी हालत देखते हैं, जब इंडस की साइट्स की जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो वो कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है। हमने उस तरीके से उस विरसे को भी संभाला नहीं होगा। और रही बात आपकी उस चीज़ की कि हमें उसको कैसे प्रमोट करना चाहिए, हमें बाहर की दुनिया को यहाँ पे उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा
थ्रू उसको हमें प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उसको प्रमोट करने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा क्योंकि ज्यादातर इसको नहीं डिस्कस किया जाता। और यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि दुनिया को बुलाना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तो हमारी जो साइट्स हैं उनकी हालत जो है वो क्या है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट क्यों इतना मतलब सुस्त है, या उस तरह किस तरह से उसको प्रिजर्व किया जा सकता है? देखिए, उसके अंदर ये कह लें कि वो शायद अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, और मैं उसमें किसी को गलत भी नहीं कहूंगा, ना मैं उसमें किसी को ये कहूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज जरूर कहूंगा कि शायद पॉलिसी जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए, वो कितनी अच्छी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हर प्रोग्राम में, हर नशिस्त पे जहाँ पे मैं जाऊँ वहाँ पे मैं एक बात करता होता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे जो हमारे डीजी हैं वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते। अब देखिए, एक बंदा जो प्रोफेशनल है अपनी फील्ड का, जिसने एक चीज को पढ़ा है, वो उसकी इंपॉर्टेंस को भी जानता होगा, वो उसकी एक कह लें उसकी कदर को भी जानता होगा कि वो क्या चीज है, उस विरसे को कैसे संभालना है। बजाय इसके कि जो एक दूसरा नॉन प्रोफेशनल कोई बंदा अगर लाके उसको बैठाएंगे तो वो उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं जानेगा, ना उसकी कदर जानेगा, ना उसको संभालने की कोई ऐसे इकदाम जो है वो भी उठाएगा। तो एक सबसे पहली बात तो ये होती है उसके अंदर प्रॉपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, उसके ऊपर हमें काफी चीजों की इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हमने जो इदारे हैं जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, हमें उनको थोड़ा सा इस चीज के अंदर उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, और वो ट्रेन उनको आर्कियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, उनको हिस्टोरियन ट्रेन कर सकते हैं, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्रेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। क्योंकि मैंने ज्यादातर ये देखा है जो स्टाफ भी मिलता है हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर, वो बहुत नॉन प्रोफेशनल मिलता है। अब रही बात साइट्स की, साइट्स जो है पंजाब के अंदर मुज़म्मिल साहब वो बहुत मतलब ये कह लें कि बुरी हालत में है। हम शायद लाहौर के मतलब पंजाब मान लेते हैं, हम कहते हैं कि जी लाहौर के अंदर जो साइट्स आपको मिल रही हैं वो कि लाहौर के अंदर भी जो साइट्स हैं वो भी कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है। लेकिन अगर आप लाहौर से बाहर निकलें, कुछ एरियाज के अंदर अगर आप देखें, इवन मैं बात करूं तो मैं रावलपिंडी की बात करूंगा, वहां पे उसके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स की जिस तरह आप देखें, वहां पे एक हवेली है, वो इस टाइम उसकी दीवारें बिल्कुल ऐसे गिरने वाली हैं। मतलब उसकी तो उसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब कोई वो ये कह लें कि उसके अंदर अगर हम उसको लेकर जाएं तो वो पार्टीशन से पहले की है। 1700 समथिंग उसके लगभग जाती है वो। अच्छा। तो लेकिन उसकी जो हालत है इस टाइम बहुत बुरी है। ना सिर्फ वो है, वहां पे जितनी पुराने टेम्पल्स रहे हैं, जितने गुरुद्वाराज रहे हैं, उनकी हालात को इतने अच्छे नहीं है। उनको मेरे ख्याल से उनकी प्रॉपर प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन करना चाहिए। हम यहाँ पे खाली लाहौर के अंदर ही हम समझ लेते हैं कि शायद यही पंजाब है, हम लाहौर से बाहर नहीं निकल के चीज़ों को देखना गवारा करते, क्योंकि शायद ये सेंटर है, यहीं से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा होता है। तो हमें कुछ बाकी जगहों को भी देखने की जरूरत है। मैं एक वाकया मैं इसके अंदर जरूर शेयर करूंगा। इवन ये भी किया जा रहा है पंजाब के अंदर, एक साइट थी सरगोदा के साइड एरिया के अंदर, जहाँ पे वो बुद्धिस्ट साइट थी। बाद में ये उसके ऊपर पता चला कि वो बुद्धिस्ट साइट थी। और अब आप ये भी सोचेंगे पंजाब में बुद्धिज्म का कैसे वो था, कनेक्शन था, क्योंकि जो बुद्धिज्म था असल में वो जब आया तो दिल्ली के रास्ते पंजाब में सबसे पहले एंटर हुआ था। अच्छा जी। और यहाँ पे हमें इसीलिए नहीं मिलती ज्यादातर साइट्स, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पे ज्यादा जो काम होता है वो ईंटों का होता है, और ईंटें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता है कि खराब हो जाती हैं। तो हमें उसके अंदर कुछ ऐसी ईंटें भी मिली, बहुत सा ऐसा मतलब उस दौर की नवाजरात थे हमें वो मिले, जिससे ये चीज पता चलता है कि वो बुद्धिज्म की साइट है। अब मैं आपको उसकी एक और चीज बताऊं, जब उस साइट पे काम किया जा रहा था, उसको देखा जा रहा था, तो उसके अंदर ये चीज देखने को मिली कि वहां पे इलीगल डिगिंग हो रही थी, और वहां पे लोग थे कुछ दूसरे सूबे से आते थे, वहां पे वो ठेका लेते थे उस जगह का, उसके अंदर से उसकी मिट्टी वो उठाते थे, और उसके अंदर ही साथ ही नवाजरात भी होते थे, और उसको उठा के एक ट्रक में लाद के सारे को साथ ले जाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये कह सकते हैं हम कि वो क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अगर ये काम किया जाता उसको प्रिजर्व करने का,
ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो काफी बेहतर तरीके से किया जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि सरगोदा में बुद्धिस्ट की साइड से, चिन्योट में भी हैं, बिल्कुल, जहाँ पे वो आए हैं, और वहाँ पे मतलब एक कुछ लोग तो कहते हैं कि वो मदरसा था उनका, एक मदरसा टाइप जो है वो पहला या दूसरा, एक तो टेक्सला में यूनिवर्सिटी थी जो इंसानी तारीख की पहली या दूसरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके बाद जो चिन्योट में एक मदरसा था जहाँ पे वो तालीम हासिल करते थे। बेशक। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊं। खाली हम तो टेक्सला को एक सेंट्रल हब उसका समझ लेते हैं, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा, आपने चिन्योट की बात की, मैं आपको चिन्योट से थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा। आप एक है दिलुलाय, एक साइट है डीजी खान के पास, अच्छा, वहां पे पूरा बाकायदा वो बुद्धिस्ट पीरियड हमें मिलता है जी। इसके ऊपर काफी मतलब रिसर्च हुई, काफी चीजें थी ऐसी जो उसके अंदर हमें मिली भी हैं। उसके ऊपर इवन एक डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजी के, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, काफी हमें उस तरह की चीजें मिली। लेकिन अब आप बात करते हैं उसकी प्रिजर्वेशन की और कंजर्वेशन की। देखिए सर, सबसे पहली बात बड़ी तो ये है कि हमारे पास उस तरीके से वो प्रोफेशनल लोग नहीं है जो उसको प्रिजर्व कर सकें। प्रायोरिटी भी प्रायोरिटी बेशक आप कह सकते हैं उसको प्रायोरिटी, शायद हमारी प्रायोरिटी ये शुरू से रही नहीं है कि हम अपने विरसे को महफूज करें। एग्जैक्टली। और हम तो शायद अपनी जुबानों को महफूज नहीं कर पाए, तो विरसा तो बहुत मतलब एक आ जाती है, दूर की बात है। तो एक प्रायोरिटी भी नहीं है। और देखें, अगर आप इन बिल्डिंग्स को, इन सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये चीजें जो हैं, ये आपके पास एविडेंसेस वो खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में। ना आपके पास वो चीजें दिखाने के लिए रहेंगी कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किसके साथ कनेक्टेड है। फिर हमें शायद यही होगा जिस तरीके से हमें ब्रिटिश कहते थे जब वो यहाँ पर आए, तो वो ये सोचते थे कि यार ये लोग जाहिल अनपढ़ हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। और यहाँ से एक सवाल जो ज़हन में आता है कि अमूमन ये ख्यालात पाए जाते हैं, हमें हिस्ट्री में भी अब आजकल ये देखने को मिलता है कि बाहर के लोगों ने आके हमें सिविलाइज किया, हमें सिखाया, हमें बताया कि आपने रहना कैसे है। लेकिन अगर देखें, जो रिसर्चर हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो हमें बताते हैं कि ये जो खित्ता था, यहाँ के जो लोग थे, ये जब बाहर के लोग नंगे घूम रहे थे, ये सड़कें बना रहे थे, तिजारत कर रहे थे। कोई शक नहीं। तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है कि मतलब ये खित्ते के कितने लोग डेवलप थे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत हाईली सिविलाइज्ड लोग रहे हैं एक टाइम में, और एक टाइम में क्या अभी भी हैं, लेकिन थोड़ी सी होती हैं चीजें इंसान की विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप तारीख की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे दुनिया की सबसे पहली डेंटिस्ट इंडस्ट्री भी आपको यहीं पे मिलती है। अच्छा। पाकिस्तान में जी, बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा, बल्कि उसके ऊपर तो पहली डेंटिस्ट इंडस्ट्री। अच्छा। उसके ऊपर इवन नेचर के अंदर एक आर्टिकल है जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन ने उसके ऊपर काम किया। वहां पे फ्रेंच यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बाकायदा वो उसको देखा, उसके अंदर उनको मिला कि यहाँ इंसानी तारीख की सबसे पहली डेंटिस्ट इंडस्ट्री यहाँ पे मिलती है हमें। उसके अलावा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, इनके जो पैटर्न्स देखे इनके घरों के, वो क्या आउट क्लास है, जबरदस्त। ये हमें इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है। फिर उसके अलावा ये जो इनका आप पानी जो यहाँ पे जो स्टोरेज करते थे जिस तरीके से अपने इसके अंदर, कि उसको कैसे हमने यूज करना है, अगर कोई मतलब खुश्क साली आती है तो हमने उसको पानी को कैसे यूज करना है, वो हमें यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा बीड्स मेकिंग, जो ये कह लें कि हार बनाए जाते ये थे, बटन हो गए, हार ये हो गए, एक पत्थर होता है जिसको लेपिस लजुली, जिसको उर्दू में हम लाजवड़ कहते हैं, उससे किस तरीके से उसको वो बनाया करते थे, वो क्या उसकी महारत होती थी उसका। ये महारत के हवाले से एक मुझे बात ज़हन में आई है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि दुनिया में जो एक यहाँ पे लाहौर में खासूसन एक कोई हमाम इस तरह से बनाया गया था जो ऑक्सीजन के बगैर बनाया गया था, उसके क्या ये एक पिछले दिनों हमारे एक भाई हैं, वो बैठे हुए थे, एक नशिस्त थी वहाँ पे, तो उन्होंने ये चीज़ बल्कि डिस्कस की, बल्कि उन्होंने उसके अंदर उस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ उसको बताया। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जी महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने के अंदर यहाँ लाहौर फोर्ट के अंदर एक हमाम था जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता था वहां पे, और वो ऑक्सीजन के बगैर था। और उसके अंदर लोग वहां पे मतलब ये कह लें कि अपना जो बात होता था वो लेने के लिए उसके अंदर जाते थे, और वो यूज होता था उसके अंदर। और वो उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने उसके अंदर ये ऐड की, उन्होंने कहा कि जी ये वेस्ट में बाद में इसके ऊपर
जब बाकायदा नोबेल प्राइज मदाम क्यूरी जो है उन्होंने कहा कि जी उसके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर मतलब नोबेल प्राइज मिला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो बाद में रिसर्च करके नोबेल ले गए, लेकिन ये जो है हमारा जी ब्रेक लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि ये खित्ता जो है मतलब बहुत यूनिक है, यहाँ के लोग बहुत यूनिक रहे हैं, मतलब उनके हर एक अगर पहलू से देखें तो एक मुकम्मल सोसाइटी थी हमारे ये जो खित्ता है बरसगीर का पूरा अगर हम काउंट कर लें तो सिविलाइजेशन की जैसे बात कर रहे थे हम। एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये खित्ता कुछ ऐसे मज़ाहिब हैं जो इस खित्ते से निकले, बेशक, ठीक है। तो आज भी अगर हम देखें तो बहुत से मज़ाहिब की जो बहुत सी एक मुकद्दस मकामात जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि उन मकामात की जो है उन मज़ाहिब के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो उन मकामात को महफूज बनाकर प्रमोट करके किस तरह से एक रिलीजियस टूरिज्म हब बन सकता है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मुजम्मिल साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुइज्म जो सबसे पहला जो उनका कॉन्सेप्ट, वो कहते हैं कि ये हिंदुइज्म यहाँ से उसकी रूट्स जो है वो कनेक्टेड है। पहला रिलीजन जो है हिंदुइज्म, ना सिर्फ हिंदुइज्म बल्कि उसके साथ साथ उसके बाद दूसरा जो आता है वो जैनिज्म आता है। जैनिज्म की रूट उनमें से एक तीर्थंकर हैं, उनकी बाकायदा ये कहते हैं कि उनकी जो बर्थ प्लेस है वो टेक्सला है। अच्छा जी, टेक्सला के अंदर। और एक उनके तीर्थंकर हैं जिनकी बर्थ प्लेस कंसिडर की जाती है कि वो अटक के पास, वहाँ पे उनकी बर्थ प्लेस है। अच्छा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम आए तो वो आता है जो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म तो नो डाउट यहाँ पे गंधारा पूरा भरा ही बुद्धिज्म से हुआ है, मतलब उसके अंदर सवात वैली जो हमारी, बेशक उसके अंदर सवात के अलावा अगर आप यहाँ बात करें टेक्सला है, टेक्सला के अलावा डीजी खान वाली साइड पे बहुत सी हैं, इवन जो सिंध वाली साइड पे काफ़ी उसकी एक्सटेंशन हमें मिलती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्रिश्चियनिटी का एक सेंट्रल हब है ये। मैं आपको उसका भी ये आज तक जो है ना हम बुद्धिज्म के बारे में हमने पढ़ा, जी। बाकी जो मतलब जैन का बारे में पढ़ा, हिंदुइज्म का जैसे सिंध में बहुत सारी साइट्स हैं, तो आप जैसे कह रहे हैं क्रिश्चियनिटी का बड़ा एक हब है, तो वो किस तरह से है? क्रिश्चियनिटी का इस तरह है कि टेक्सला के अंदर एक साइट है जिसको सरकप कहा जाता है। सरकप के अंदर एक हजरत ईसा के एक हवारी थे जिनको सेंट थॉमस कहा जाता है, तोमा रसूल कहा जाता है उर्दू के अंदर जिनको। अच्छा। वो आए थे 52 AD के अंदर, और उन्होंने उसके अंदर वहां पे एक चर्च बिल्ड किया था जो आज भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। और आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 3 जुलाई को सारे क्रिश्चियंस वहां पे जितने हैं वो जो स्पेसिफिकली अगर आप कैथलिक डिनोमिनेशन की उसके अंदर बात करें तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और उनको एक अकीदत देते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब वो सिर्फ पाकिस्तान के ही जो हमारी मसीह बरादरी है उसके लिए, पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड वाइड है। मैं आपको चलिए इसके अंदर थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ। देखिए उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप थोड़ा सा तारीख को देखते हैं तो इसके अंदर वहीं पे जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल मिशन यहाँ पर आया था तो उन्होंने यहाँ पे डिगिंग की, उन्होंने एक्सकवेशन जब की तो उनके अंदर से ही वहाँ पे उनको कुछ ऐसे क्रॉसेस जो क्रॉस होते हैं वो मिले थे जो इस टाइम टेक्सला म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले हुए हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे जी, वो उसी सरकप साइड से उसी लोकेशन से मिले थे। उसमें से एक क्रॉस अभी एक लाहौर के चर्च के अंदर पड़ा है जिसको चर्च ऑफ रिजरेक्शन कहा जाता है। अच्छा। जी, वो टेक्सला से यहाँ पे लाया गया था। उस टाइम के जो कमिश्नर थे 1933 के अंदर उन्होंने यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे दिया था और वो टेक्सला का क्रॉस है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जो क्रिश्चियंस की चर्च ऑफ पाकिस्तान है वो उसका जो उनके बिशप साहिबान जो क्रॉस पहनते हैं वो क्रॉस है जो टेक्सला से एक्सकवेट करके निकाला गया था। वो उनका अपना होता है जो गले में वो पहना हुआ होता है उन्होंने। आपने देखा कि प्लस साइन के अंदर एक होता है, तो वो क्रॉस वहां से असल में निकला था जिसको उन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया। उसके बाद सिंबल के तौर पे उन्होंने चूज किया उसके, और उसको वो उन्होंने पहना हुआ होता है। अब रही बात खाली इस चीज की नहीं है, इससे थोड़ा सा और आगे जाएं, यहीं पे उन जो तोमा रसूल थे उनके नाम का देहात भी एक मिलता है।
यहाँ पे एक टाइम में एक ऐसा पीरियड आया जिसको मैंने अपनी बुक के अंदर काफी डिटेल के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसको पब्लिश किया उस बुक को। क्या नाम है आपकी बुक का? मैंने उस बुक का नाम है सेंट थॉमस इन टेक्सला थ्रू हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने इसको बड़ा डिटेल के अंदर मैंने एलैबोरेट किया कि कैसे बुद्धिज्म के ऊपर उसके असरात पड़ने शुरू हो गए थे एक टाइम में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक पीरियड गुजरा है तारीख के अंदर जिसको पार्थियन पीरियड कहते हैं, गुल्लू फोर्स का था। उसके अंदर उन्होंने हुआ ये था कि यहाँ पर आए, उन्होंने प्रीचिंग की, उन्होंने उस चीज को फिर मतलब ये कह लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने यहाँ से मूव किया और वो जनूब की तरफ चले गए, जनूबी हिंदुस्तान की तरफ चले गए, और वहां पे जाके उन्होंने 7 चर्चेस कायम किए जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं हिंदुस्तान के अंदर वहां पे। ये भी आपको एक उसके अंदर चीज ऐड करूं। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं दूसरे मज़ाहिब की, जिस तरह इस्लाम है। इस्लाम के अंदर हमें यहाँ पे देखते हैं तो हमें वो तो भरी हुई हैं साइट्स बहुत सी, ठीक है। अगर हम सिंध से बात करें तो मंसूरा की मस्जिद, बम्बोर की मस्जिद जो है, जो मोहम्मद बिन कासिम के पीरियड की जो मसाजिद हैं हमें वो मिलती हैं। सबसे पहली जो हमें मिलती है वो मिलती है बम्बोर की मिलती है, उसके बाद मंसूरा की मिलती है, वो हमें मसाजिद मिलती हैं। उसके बाद हम जब ऊपर इस खित्ते में अगर वैसे देखें तो एक काबिल जिक्र मसाजिद है, उनमें से वो एक है। एक इंटरेस्टिंग ये चीज बात है कि अगर हम हिंदुस्तान की साइड पर जाएं तो हमें इससे भी पुरानी मस्जिद मिलती है जो हजरत उमर के पीरियड की है, जिसको जुमा मस्जिद कहते हैं। अच्छा जी। वो ये कहा जाता है कि वहां पे जनूब की साइड पे एक रवायत ये है कि वो एक वहां का एक राजा था, उसने ट्रेड किया था अरब में, तो वो हजरत उमर का वहां पे पीरियड था, तो वो उनके मिजाज से बड़ा इंस्पायर हुआ, तो उसने इस्लाम कबूल किया और वहां पे उसने एक मस्जिद कायम की थी जिसको जुमा मस्जिद आज कहा जाता है। अच्छा, जबरदस्त। वैसे वो अमूमन जो हमें मिलता है देखने और पढ़ने को, मालाबार में जो वो सबसे पहले जो ट्रेड के जरिए लोग आए थे वहां पे मिलती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे, क्योंकि ये इसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहा जाता है, उसको साउथ इंडिया वाली साइड पे कहा जाता है, तो साउथ साइड पे भी हमें मिलते हैं कनेक्शन। फिर नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो हमें बहुत 712 के अंदर जो हमें मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हम ये कह सकते हैं, जब ये बातें सारी जैसे आपकी हम सुन रहे हैं तो एक हम कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स सपोज कि ये जो खित्ता है ये बहुत सारे मजाहिब का एक सेंट्रल कह लें या एक कलेक्टिव जो हब है, ठीक है। तो अगर हम इस खित्ते को ये चाहते हैं कि एक मतलब किस तरह से कनेक्ट करें जिसमें सारे मज़ाहिब जो हैं वो अपने अपने मुकद्दस मकामात की सैर भी कर सकें, ठीक है, तो इसको किस तरह से आप मतलब समझते हैं कि किया जा सकता है? देखिए, उसको ऐसे किया जा सकता है कि इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इनके लिए बाकायदा एक तो पहले ये है कि इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज बनाएं। इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स तक एक्सेस बहुत मतलब इजी की जाए। जो रोड्स हैं उनको क्लियर किया जाए, रूट्स भी इतने अच्छे नहीं है कोई, और उसके अलावा आप इनको प्रमोट करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। मैं सबसे इसलिए ज्यादा बात करता हूँ क्योंकि अब लोग ज्यादा देखते हैं, पढ़ते कम है, तो पढ़ने का रुझान कम हो गया, देखने का रुझान ज्यादा हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके थ्रू और लिखने के थ्रू हम इसको प्रमोट करें, अपने करिकुलम के अंदर इस चीज को ऐड करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये खित्ता सर एक सेंट्रल हब रहा है जिसने तमाम मज़ाहिब को आपस में जोड़ के रखा था। आज वो चीज हमें मिलती नजर नहीं आती है। Exactly. आज शायद दूरियां आ गई हम लोगों के अंदर। Exactly. आज हम शायद नफरतों या मतलब ये कह लें कि दूसरी चीजों के अंदर हम पड़ गए, हमने अपने रूट्स को शायद उस चीज से छोड़ दिया। और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये रही है कि हम शायद अपनी तारीख से वाकिफ हैं भी नहीं है, और हमें शायद बताया भी इस तरीके से बहुत सारे शिफ्ट हमने देखे हैं ना, जो हिस्टोरिकल शिफ्ट देखे हैं, ये भी तो है। हम आज तक कंफ्यूज हैं कि हम एक्चुअली हैं क्या। कभी जो है हम अरब बन जाते हैं, कभी तुर्क बन जाते हैं। हाँ जी। तो वो उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि अपनी तारीख से वाकफियत का ना होना है, वाकफियत का ना होना है। और दूसरा ये है कि शायद इन जगहों की भी वाकफियत का ना होना है, क्योंकि हम शायद इन चीज़ों से इतना नावाकिफ हैं कि हम शायद उन जगहों को देखते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। मैं बहुत से ऐसे जो होते थे टूरिस्ट होते, जब उनको लेकर जाता था तो उनमें से आधे से ज्यादा से कहते थे हमने पहली बार ये जिंदगी में देखा, और उनकी आधी से ज्यादा उम्र गुजर चुकी होती थी। वैसे ओवरऑल कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो हमारे इस खित्ते में, खुसूसन पाकिस्तान में जो है, वो आपके लिहाज से कितनी मतलब हो सकती है? देखिए मुज़म्मिल साहब, उसके ऊपर अगर आप बात करें तो गिनती तो उसके अंदर नहीं की जा सकती है। पंजाब के अंदर बेतहाशा है,
अगर सिंध की बात करें, सिंध के अंदर आपको डिफरेंट पीरियड्स की, तो लोडास के पीरियड की, या उससे पहले मोहनजोदड़ो या जो इंडस के पीरियड की, वो अगर पीरियड वाइज देखी जाए तो बेतहाशा है। ठीक है, मुगल पीरियड को देखें तो वो भी आपको बहुत सी मिलेंगी, पंजाब के अंदर इवन बहुत सी मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो उसको को काउंट नहीं इतना कोई सच, मतलब कोई एक्यूरेट में आपको उसका कोई फिगर बता सकता कि इतना फिगर है। ताहम ये चीज है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और मैं इसके अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ऐड करूंगा कि दुनिया के अंदर अगर आप टर्की को देखें या श्रीलंका को देखें, वहां पे टूरिज्म के थ्रू अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यस, एग्जैक्टली। वो अपनी इकोनॉमी को उन्होंने जिस तरीके से स्टेबल किया हुआ है, वो अपनी टूरिज्म के थ्रू किया। मैं हर जगह पे ही कहता हूं। तरक्की या उसके लिहाज से अगर उससे हटके भी देखें तो जैसे सऊदी अरेबिया है, हमारा जो मुकद्दस हमारे मकामात हैं मुसलमानों के, वो वहाँ मौजूद है। और हम हर साल वहाँ जाना अपनी सादत समझते हैं। बेशक, बेशक। ठीक है ना, हम समझते हैं कि मतलब हमारी वो एक किस्मत का जो है वो सबसे बड़ा दिन होगा जब हमें वो मौका मिलेगा। इसी तरह जो बाकी कुछ ऐसे मज़ाहिब हैं जिनकी वो सेम फीलिंग्स जो हमारे मक्का मदीना के बारे में है, वो पाकिस्तान में कुछ ऐसे मुकामात हैं जिनसे उनकी सेम फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं। जैसे आप सिखिज्म की बात करें तो करतारपुर उसमें से सबसे बड़ा मेन सेंटर। वो पार्टीशन से पहले एक जो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर ये बताते हैं कि पार्टीशन के बाद की बात मैं आपको उसके अंदर करूंगा। उसके अंदर जो कहते हैं कि जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए उस टाइम ये करतारपुर बना नहीं था, मतलब अभी तो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने बनाया, जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजरी है उसके अंदर। लेकिन उससे पहले जब इसका स्ट्रक्चर था तो वो बॉर्डर पार से उसको दूरबीन के थ्रू उसको देखते होते थे। और वो कहते थे कि हमने देख लिया, हमारा 4 किलोमीटर दूर खड़े हो गए, हमारा हो गया है। बिल्कुल। सिखिज्म की अगर आप बात करें, इसके थ्रू अगर देखें आप, हम ईस्टर्न वेस्टर्न पंजाब को दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। यस। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहाँ के, वो भी सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सारी चीजें हमारी सेम है, सारा सेम टू सेम। हमारा बोलना, खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारी इवन के अक़दार जो हैं, मजहब जो है वो थोड़ा सा चेंजेस हमारी हैं। बिल्कुल, मजहब हमारा अलग है, उनका अलग है, लेकिन बेसिक जो कल्चर है हमारा सेम है। बेशक, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि अपने अपने मजहब से जुड़े हुए रहकर हम, क्योंकि मजहब भी बेसिकली वो यूनिटी का दर्श देता है, दुनिया का कोई भी मजहब हो, तो हम अपने कल्चर को जोड़ सकते हैं। क्या ख्याल है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें जिस तरीके से हमारा जो विरसा यहाँ का है, हम वहाँ पे उसको प्रमोट करें। जो वहाँ पे बहुत सी ऐसी, देखिए एक चीज सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे हम गुरुद्वारास की बात करते हैं कि हम उन गुरुद्वारास को प्रमोट करें। अब पिछले दिनों एक महफिल हुई, उसके अंदर हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक सवाल किया एक हमारे से एक भाई से कि वहाँ के क्या कोई मसाजिद या ऐसी जो वो हैं उनको आप एग्जैक्टली लास्ट उन्होंने हमारे पास गेस्ट आए थे, हमने भी उनसे यही सवाल पूछा। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की। उन्होंने कहा कि जी बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं वहाँ पे। उन्होंने मुझे हजरत मियाँ मीर की उसके अंदर एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि जी वो उनके पीरियड की एक मस्जिद थी वहाँ पे, उसको हमने बड़ा प्रिजर्व करके रखा हुआ है आज भी। फिर गोल्डन टेम्पल के अंदर वहाँ पे एक मस्जिद है। अच्छा। पे उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे जब उसकी बुनियाद रखी गई थी तो कहते हैं कि वो बुनियाद हमारे एक मुस्लिम्स के अंदर एक सेंट थे, उन्होंने उसकी वो बुनियाद, गोल्डन टेम्पल की जो बुनियाद है वो मियां मीर के साथ में मंसूब किया जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी उसके जो वहाँ पे उनके लिए जब वहाँ पे आए तो गुरु अर्जन देव साहब ने कहा कि वो कहाँ नमाज पढ़ेंगे फिर आके यहाँ पे। तो उन्होंने उनके लिए अपनी जो जगह थी वो छोड़ी, उन्होंने अपनी जगह उनको दी और वहाँ पे उन्होंने उनके लिए मस्जिद कायम की थी वहाँ पे। तो वो मस्जिद आज भी वहाँ पे कायम है और उन्होंने कहते हैं कि हमने उसको बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। तो वो बताने का मकसद ये है कि देखिए, ये फिर मैं वहीं पे आगे इसको मैं बात करूंगा कि खित्ता चाहे वो वाला हो चाहे ये वाला हो, मजहब चाहे कोई भी हो, इनकी तारीख एक ऐसी रही है कि ये आपस में कनेक्टेड रहे हैं, इकट्ठे बड़े हैं ना, इकट्ठे बड़े हुए हैं। ये चाहे आप यहाँ पे ईद मना लें या होली मना लें या क्रिसमस मना लें, ये सारे एक दूसरे को विश भी करते रहे हैं, एक साथ बैठते भी रहे हैं। कोई भी चीज हो, ये आपस में कनेक्टेड रहे हैं। और ये ऐसी तारीख कहीं पे नहीं है जो हमें शायद हमें बताई जाती है कि जी ये आपस में एक दूसरे को मारते रहे हैं, ये लड़ते ही रहे हैं मजहब के नाम के ऊपर। ये तो बहुत बात की ये हमें मेरा नहीं ख्याल है कि हमें ये कहीं भी मिलता है। अगर हम ये जो 20, 25 या 30 या 50 साल की तारीख को निकालें, ठीक है,
अब 50 साल की तारीख के पीछे हम 1000 साल की तारीख जो है, जो साथ जुड़े रहने की है, हम उसको कैसे फरामोश कर सकते हैं? वो ये भी तो सोचना चाहिए ना कि 50 साल से पहले की भी एक जिंदगी थी जब लोग साथ रहते रहे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमें यहाँ पे बल्कि सब लास्ट एक जो सबसे बड़ी चीज ये है जुमैल साहब, यहाँ पे बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जो अभी भी आज भी चलते आ रहे हैं, उनका कल्चर वैसा है, उन्होंने अपने कल्चर को बड़ा जिंदा रखा हुआ है। पंजाब चोलिस्तान के एरियाज के अंदर अगर हम बात करें, वहां पे वो आज भी वैसे के वैसे ही है। बिल्कुल ऐसे कल्चर की जो बात आपने की है, ये इस पे हम, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम इस पे प्रॉपर इंशाल्लाह जो है एपिसोड करेंगे, क्योंकि टाइम अब इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो सिर्फ एक आखिरी सवाल ये है कि सारे मज़ाहिब को जोड़ने से मतलब ये है कि जिनका यहाँ पे हज होता है उनको वो एक्सेस दी जाए। तो इसके लिहाज से जिस तरह करतारपुर में एक कॉरिडोर बनाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि एक इंटरनेशनल पाकिस्तान में किस तरह की एक जो है वो एक होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए जिससे सारे एक्सेस हो जाए? एक रिलीजियस कॉरिडोर एक बनाना चाहिए, उसके अंदर मतलब ओवरऑल जो ऐसी जो मेन सेंटर्स हैं किसी भी फेथ के, उसके साथ उसको कनेक्ट करना चाहिए। और ये बड़ा शानदार आइडिया दिया, सर दोबारा बताइए। देखिए उसके अंदर हम नो डाउट करतारपुर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से, लेकिन एक रिलीजियस कॉरिडोर एक बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, जैसे मतलब सारे मजहब के लिए, ये तो एक हमारे मतलब जो सिख ब्रदर्स हैं उनके लिए हो गया, लेकिन एक पूरी सारे मजहब के लिए। वंडरफुल। पिछले दिनों एक सेनेटर साहब थे, उन्होंने मुझे उनका नाम सॉरी भूल गया, उन्होंने कहा जी गंधारन कॉरिडोर एक होना चाहिए, लेकिन मैं उसके अंदर थोड़ा सा, उन्होंने उसके अंदर कुछ फेथ को बीच में रखा, बाकियों को उन्होंने इग्नोर किया। तो मैं उससे इख्तलाफ भी थोड़ा सा रखता हूँ, क्योंकि उनको शायद इतना तारीख का भी इल्म नहीं था जिसकी वजह से वो शायद ये चीज कह गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ एक रिलीजियस कॉरिडोर जरूर होना चाहिए। रिलीजियस कॉरिडोर होगा तो उसके अंदर आप तमाम रिलीजन्स, तमाम फेथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, चाहे वो बुद्धिज्म हो, दुनिया के अंदर बुद्धिज्म के बहुत से फॉलोअर्स हैं, जैनिज्म हो, जो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका मेन सेंटर रहा है जैनिज्म का, उनके बड़े सेक्ट्स के अंदर से जो एक सेक्ट है उसको बड़ा अभी भी आज इसको अपना मेन सेंटर मानता है, और वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारा बड़ा गहरा कनेक्शन है। हमें बहुत से टेम्पल्स यहाँ पे बहुत से मिलते हैं जो जैन उसके हैं, सिंध के अंदर बहुत से मिलते हैं हमें, और उसके अलावा हमें क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत है। इंटरनेशनल जो रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाने की जरूरत है कि वो उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करें, आया कि उसके ऊपर जो हमारे पास चीजें हैं जिनकी एक्सेस नहीं है, वो उसके ऊपर आके जो अपनी साइंटिफिक कोई अगर इसके ऊपर को काम करना चाहते हैं तो वो उसको करें उसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत ही जबरदस्त लगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है आपसे कि यकीन करें वो बहुत सारा समटाइम ऐसा होता है कि सारी बुक्स बंदा नहीं पढ़ सकता, तो लोग सियाने मतलब कहते हैं कि एक इंसान जो है वो कई बुक्स से ज्यादा जो है वो असर रखता होता है, तो आपने ये वो सच साबित कर दिए। कोई आखिरी पैगाम जो है वो हमारे ऑडियंस के लिए आप अगर देना चाहते हो तो? हाँ जी, मैं इसके अंदर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक अपनी तारीख का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाली जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो आपके करीबी एरियाज़ के अंदर हैं, और उनको महफूज करें, उनको तबाह ना होने दें, अपने विरसे को बचा के रखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इर्द गिर्द मोहब्बत बांटें और नफ़रतों को कम करें और मोहब्बत को एक दूसरे के अंदर, नफ़रतों को कम करें और मोहब्बत परवान चढ़े। अपनी तारीख को, अपने विरसे को भूल जाना ऐसे ही है जैसे आप अपने बाप या दादा का नाम भूल गए। तो हमारे इस खित्ते की अपनी तारीख है, एक विरसा है, हम सब ने मिलकर उस विरसे को, उस तारीख को महफूज करना है। इसी के साथ ही मुज़म्मिल हसन बार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।